हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के लगातार क्लासेस में से। आज ये वीडियो हमारा जो होने वाला है वो संघीय विधानमंडल संसद के ऊपर होने वाला है। दोस्तों लगातार पॉलिटी के क्लास में हमने भाग 5 तक पढ़ लिया है और भाग 5 में संसद के कार्यपालिका के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 के ही संघीय विधानमंडल जो संसद है, और संसद के बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि संसद के कितने भाग होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उनके पूरे डिटेल को इस डायग्राम मेथड से हम आपके बीच रखने वाले हैं। और आप भी कहेंगे कि भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संघीय विधानमंडल। और जो विधानमंडल होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा संघीय विधानमंडल होते हैं और दूसरा राज्य विधानमंडल होते हैं। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगा दोस्तों। संघीय विधानमंडल जो हमारा होता है वो हमारा संसद कहे जाते हैं, और वहीं पे राज्य के विधानमंडल जो होते हैं वो हमारा विधानमंडल के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे संसद जो होते हैं वो 3 भागों में बढ़ते हैं, और वो हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। वहीं पे दोस्तों विधानमंडल जो होता है राज्य में वो हमारा राज्य विधानसभा और विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संसद को लेकर के, और वो भी संघीय विधानमंडल संसद का। इसका दोस्तों चर्चा जो संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 के बीच में किया गया है। यहीं पे हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 79 है, उसमें कहा गया है दोस्तों इसके जो संसद है उसके संगठन के बारे में, कि संसद का जो संगठन और इसका गठन किस आधार पर किया जाएगा उसका चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा होता है संघीय विधानमंडल, यहाँ से हम बात करेंगे कि ये केंद्र के रूप में होता है। और संघीय विधानमंडल जो संसद है वो केंद्र सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं। मतलब क्या कि केंद्र सरकार जो संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार के कानून होंगे, और वो जब लागू होगा तो वो पूरे देश में लागू होगा। और इसके आधार पर दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो कानून निर्मात्री जो सभा है जिसके आधार पर कानून निर्माण किया जाता है उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले ये केंद्र सरकार के प्रति काम करता है। हमने जैसा कि कहा जो संसद होते हैं केंद्र के, वो संसद जो होते हैं केंद्र सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं, कानून का विधेयक पारित करते हैं, और उसे सजा देने का भी काम कौन करते हैं तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहां से हम केंद्र सरकार को बांटने वाले हैं 3 भागों में, और वो भाग में बढ़ जाता है। पहला हमारा विधायिका में बढ़ता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा हमारा न्यायपालिका होता है। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं ये जो विधायिका होता है ये विधेयक को लिखने का काम करता है, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करता है, और यहाँ पे न्यायपालिका जो उस नियम को नहीं मानता है उसे दंड देने का काम करता है, न्याय करने का काम करता है हमारा न्यायपालिका। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि विधायिका जो विधि को लागू करने का काम करते हैं, मतलब विधि बनाने का काम। कोई भी विधेयक विधि के रूप में माने कानून में परिणत होने के लिए यहीं से हमारा गुजरना पड़ता है। और यहाँ से दोस्तों विधायिका के अंतर्गत हम जानेंगे कि ये संसद इसी में आता है, ठीक है। और संसद 3 भागों में बटा होता है जैसा कि हमने पहले भी कहा। इसमें दोस्तों एक उच्च सदन होते हैं, दूसरा राष्ट्रपति होते हैं, तीसरा निम्न सदन होते हैं। दोस्तों ये डायग्राम आपको देख करके लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब, लेकिन हम अभी आपको आसान कर देने वाले हैं। वो कैसे, आपके नजरों के ही सामने ये सारा कुछ होने वाला है। दोस्तों देखिए संसद को हमने बांट दिया उच्च सदन, निम्न सदन तथा राष्ट्रपति। अर्थात उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति जब तीनों मिल जाते हैं तो उसी को संसद कहा जाता है, और संसद के अंतर्गत ही ये तीनों आते हैं। तो संसद का 3 भाग हो गया, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? उच्च सदन, निम्न सदन और फिर राष्ट्रपति। आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। चलते हैं आगे। और यहाँ से दोस्तों उच्च सदन जो होता है उसी को कहा जाता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा कहा जाता है, जिसका चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है। और वहीं पे हम बात करते हैं जो निम्न सदन है, और निम्न सदन को ही कहा जाता है दोस्तों लोकसभा, और जिसका चर्चा भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 81 में वर्णन है। दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि उच्च सदन जो उच्च होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, राज्यसभा, और निम्न सदन को हम कहते हैं लोकसभा। अब यहाँ से क्लियर करते हैं बात ये कि दोस्तों ये दोनों जब मिल करके हमारा क्या बनते हैं, संसद, और उसमें राष्ट्रपति की भागीदारी होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कोई भी विधेयक, कानून कैसे बनता है। तो कानून बनने के लिए सबसे पहले वो विधेयक को लाया जाता है किसी एक सदन में, या तो वो उच्च सदन में आएगा या तो वो निम्न सदन में आएगा। और मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा उच्च सदन में आ गया, मतलब राज्यसभा में ये विधेयक आ गया और उस विधेयक को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, तो वो विधेयक क्या होता है, सीधा उठ करके लोकसभा के पास आ जाता है, दूसरे सदन में आ जाता है। और जब दूसरे सदन में आता है दोस्तों, तो ये दूसरे सदन के द्वारा भी उस विधेयक पर बातचीत किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि आखिर ये नियम कितना सही है, ये विधेयक कितना सही है और कितना गलत है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या इसमें मॉडिफाई करना चाहिए, या फिर इसमें कुछ परिवर्तनीय हो तो उसे परिवर्तन करता है। और उसके आधार पर यदि लोकसभा को भी लगे कि नहीं ये विधेयक को कानून में परिणत किया जाए, तो दोस्तों ये भी उसे पारित कर देता है। और अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम जो आदेश होता है, वो हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति चाहे तो वो अपना पॉकेट वीटो लगा सकता है, सस्पेंशन वीटो, और फिर एब्सोल्यूट वीटो भी जारी कर सकता है। वीटो के बारे में हम राष्ट्रपति वाला वीडियो में बता दिए हैं, वहाँ जाकर के देख लीजिए। अर्थात यहाँ पे कहेंगे दोस्तों कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो अंतिम जो हस्ताक्षर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और यदि राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, दस्तखत कर देते हैं, तो वो विधेयक कानून में परिणत हो जाता है और वो पूरे देश के लिए लागू हो जाता है। तो यहाँ से हमने देख लिया दोस्तों कि कोई भी विधेयक का कानून कैसे निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस डायग्राम को कि कैसे कैसे ये डायग्राम बना हुआ है और इसका पूरा डिटेल अर्थ क्या है। वहीं पे दोस्तों ये संसद को हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो केंद्रीय सरकार है उसका 3 भागों में से दूसरा हम देखेंगे दोस्तों कार्यपालिका। और कार्यपालिका 2 भागों में बटा होता है, एक तो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। इसका क्या अर्थ है सर, ये अस्थायी जो कार्यपालिका है इसमें मंत्रिमंडल आते हैं, मतलब इसका अस्थायी नहीं है ना, कभी भी ये हट सकते हैं। जैसे मंत्रिमंडल के सदस्य अधिकतम 5 वर्षों तक रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अस्थायी हो गया। लेकिन वहीं पे देखेंगे दोस्तों दूसरा जो कार्यपालिका का भाग है वो है अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या है कि वो अपना अस्थाई काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई अधिकारी है तो अधिकारी वर्ग को अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं कोई हमारा ये जो होगा MP मतलब सांसद, वो सब कहाँ आ जाएगा, अस्थाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कार्यपालिका एक अस्थाई कार्यपालिका होता है और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो हमारा है न्यायपालिका है। और न्यायपालिका में आप जानते हैं कि केंद्र के लिए न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आ जाएंगे, महान्यायवादी आ जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आ जाएंगे जो न्याय देने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने देख लिया, क्या देख लिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं कि आखिर इस डायग्राम में क्या खास है। और ये डायग्राम देखने में बहुत मजेदार दिख रहा है दोस्तों, तो इसका काम भी बहुत मजेदार है। ये छोटे से डायग्राम से ही आपको बहुत कुछ दे जाने वाला है, बहुत कुछ आप सीख जाने वाले हैं। देखिए यहां से हम चलते हैं, ये जो हमारा दिख रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के बारे में आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डिटेल बताया, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और वहीं पे
पे दोस्तों पांडिचेरी और दिल्ली के राज्य विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं उस निर्वाचन में, और निर्वाचक मंडल में वो सभी शामिल होते हैं, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरो लगा हुआ है, मतलब राज्यसभा क्या करते हैं, उसका ये निर्वाचन में भाग लेते हैं, लोकसभा भी राष्ट्रपति को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे राज्य के विधानसभा भी राष्ट्रपति को सेलेक्ट करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा है राज्य विधानसभा, इसका जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और दोस्तों राज्य में ये विधानसभा होते हैं, और हमने बताया कि राज्य में ही विधान परिषद भी होते हैं, लेकिन विधान परिषद जो होते हैं दोस्तों सभी राज्यों में नहीं है, ये मुख्यतः 6 राज्यों में है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो होते हैं राज्य विधानसभा, इसी का मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर यहाँ पे देखने दोस्तों, यहाँ पे एरो जो लगा होता है यहाँ जनता, ठीक है, ये हमारा जनता है, और यहाँ से दोस्तों एक और यहाँ पे देखेंगे ये जनता, और ये लोकसभा के प्रति भी होगा एरो, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जनता है, और ये प्रत्यक्ष चुनाव करके राज्य के विधानसभा के सदस्य को निर्वाचित करते हैं। क्या हम बोलें कि जनता प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एमएलए का जब वोट होता है तो सारे जनता उसका वोट करते हैं, जिसमें विधायक आते हैं, तो ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से विधायक बन गए, ठीक है। वहीं पे क्या दोस्तों, ये जब विधायक बन गए, राज्य विधानसभा के सदस्य बन गए, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहीं पे ये जो एरो लगा हुआ है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन, राज्य के विधानसभा के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, और जनता प्रत्यक्ष चुनाव से राज्य विधानसभा के सदस्य को सेलेक्ट करेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पे देख लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये जनता और ये हमारा लोकसभा है, तो लोकसभा के सदस्य को भी प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं इसका भी, ठीक है, किसका, लोकसभा का। जैसे एमपी का जो चुनाव होता है उसमें भी जनता अपने से प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करते हैं, और उसके आधार पर लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस डायग्राम से आप समझ चुके होंगे कि जनता जो होते हैं सभी का मुख्य होते हैं, और जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव से राज्य विधानसभा बनते हैं, और जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव से लोकसभा के सदस्य भी बनते हैं। यहीं पे दोस्तों जब ये जनता है तो ये क्या है, राज्य के विधानसभा उत्तरदायी होंगे जनता के प्रति, और लोकसभा के सभी सदस्य क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे जनता के प्रति। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, हमने देखा कि कार्यपालिका में अस्थाई और अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें अस्थाई में देखिए मंत्रिमंडल आता है, और अस्थाई में अधिकारी वर्ग आता है। देखिए दोस्तों ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, मतलब क्या, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है उसी का जो होता है प्रधान, वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। तो देखिए लोकसभा में जिसको बहुमत पार्टी, मतलब जिसको ज्यादा बहुमत मिला हुआ है, वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल बन जाते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य। और दूसरा जो दोस्तों है, ये मंत्रिमंडल जब बन गया तो क्या होगा, ये उत्तरदायी होगा कि नहीं लोकसभा के प्रति, होगा। क्यों, क्योंकि इसी के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, तो वो क्या है, इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम जानने वाले हैं कि ये मंत्रिमंडल जो होते हैं इसको नियंत्रण करने वाले ये अधिकारी वर्ग होते हैं, और अधिकारी वर्ग जो होंगे वो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, मंत्रिमंडल के प्रति होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल के अधीन ही काम करने वाले होते हैं अधिकारी वर्ग। मतलब जो भी मंत्रिमंडल से इसको निर्देश मिलेगा उसके अनुसार से अधिकारी वर्ग काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मंत्रिमंडल नियंत्रण कौन करता है, अधिकारी वर्ग, लेकिन अधिकारी वर्ग उत्तरदायी किसके प्रति होगा, तो मंत्रिमंडल के प्रति होगा। और ये मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति होगा, और लोकसभा में जिसका बहुमत पार्टी होगा उसी का मंत्रिमंडल में प्रधान बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमने देख लिया ये सारा डायग्राम, और ये डायग्राम आपको हम क्विक रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। एक बार आप शॉर्ट से यहां देखिए
कि एक केंद्रीय सरकार को हमने 3 भागों में बांटा, वो हमारा विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यहीं पे विधायिका में दोस्तों ये हमारा संसद आ गया और संसद को पुनः हमने 3 भागों में बांटा, उच्च सदन, राष्ट्रपति और निम्न सदन। ये तीनों हमारा क्या होते हैं, मिल करके संसद बनते हैं। निम्न यहाँ पे उच्च सदन को ही राज्यसभा कहा जाता है, जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है, और यहाँ पे निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। यहीं पे दोस्तों हमने देखा कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और फिर हमने देखा कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के विधि से राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और ये राज्य विधानसभा के सदस्य सभी क्या होते हैं, उत्तरदायी होंगे जनता के प्रति, और जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव से लोकसभा के सदस्यों का भी चुनाव हो जाता है। और दोस्तों लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे उसमें से बहुमत पार्टी वाले को ही मंत्रिमंडल का प्रधान बनाया जाता है।